हाय गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नोइंग। सो नोइंग की डेफिनेशन है, नोइंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल गेन्स अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और फेमिलियरिटी विथ समथिंग थ्रू एक्सपीरियंस, परसेप्शन और एजुकेशन। तो डेफिनेशन पढ़ के थोड़ी डेफिनेशन जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि सिमिलर सी डेफिनेशन हमने नॉलेज की पढ़ी थी। तो अब नॉलेज और नोइंग में क्या डिफरेंस हुआ? जो नॉलेज की डेफिनेशन थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी? गेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, ये जो पिछला पार्ट है इसका, वहाँ से शुरू होती थी। तो अब नॉलेज को जानने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोइंग। अब हम चलते हैं आगे। इट इज़ मोर देन जस्ट हैविंग फैक्ट्स, इट इन्वॉल्व्स इंटरनलाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड पर्सनली कनेक्टिंग विद वॉट इज़ लर्न, राइट? सो कि सिर्फ फैक्ट्स को रखना दैट इज़ नॉट नोइंग। हम नोइंग, क्योंकि एक प्रोसेस है नॉलेज, जो एक फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वहाँ तक पहुँचने का। अब हमने कोई चीज़ एक्वायर, कोई इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी है, उसको हमने समझा है, इंटरप्रेट करा है, अपनी परसेप्शन जो हमारा था उसकी बेसिस पे हम जो क्या फाइनल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो नोइंग है, ठीक है? और नोइंग इज़ सब्जेक्टिव, राइट? कि ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कि जो प्रोसेस है सबके लिए डिफरेंट होगा, सिमिलर हो सकता है पर एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। और इसमें बोला क्यों? क्योंकि एज ईच इंडिविजुअल मे नो और अंडरस्टैंड समथिंग डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैंने बोला था, क्योंकि सबका परसेप्शन अलग अलग होता है, सबकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, क्रिएटिविटी है, वो सबकी अलग होती है। तो इसलिए जो नोइंग है वो सब्जेक्टिव है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अ स्टूडेंट मे नो हाउ टू पेंट not just by learning brush techniques but through personal exploration and emotional expression। किसी बच्चे को हम ड्राइंग करना बता सकते हैं कि ये यू हैव टू फॉलो दिस टेक्निक, और जो भी उनका प्रोटोकॉल है या स्टैंडर्ड जो भी उन्हें फॉलो करने हैं, जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है। बट अगर मुझे किसी पेंटिंग में इमोशंस दिखाने हैं तो वो कैसे होगा? वो जो जिस बच्चे ने वो सीखा है वो अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो भी उसका पर्सपेक्टिव है वो लगाएगा, राइट? सो अभी हमने मीनिंग पढ़ लिया है नोइंग का। सो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो नोइंग इज़ द प्रोसेस है नॉलेज के फाइनल, नॉलेज एज अ फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने का, ठीक है? अब डिफरेंस आ जाता है नॉलेज और नोइंग के बीच में। तो डिफरेंस एज हमें क्लियरली पता है कि नॉलेज इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, बट नॉलेज तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का जो प्रोसेस है, बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ नोइंग। सो नोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फेमिलियर विथ और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, वाइल नॉलेज इज़ द रिजल्ट और प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोसेस। यही वो जो लाइन अभी मैंने बोली। Knowing is dynamic, context-based, and often intuitive or experiential, whereas knowledge is more formal, structured, and can be documented or transferred easily. ओके, सो जो नोइंग है डायनेमिक है, यानी कि चेंज होती रहती है। ये जो प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, क्योंकि सबका जो, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा बैकग्राउंड, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारी थिंकिंग पावर या क्रिएटिविटी, राइट? तो इसलिए ये सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, सब्जेक्टिव है। और इंट्यूटिव क्या होता है? इंट्यूटिव लाइक जो मुझे फील हो रहा है कि ओके मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन ली, बट मुझे इससे ऐसा फील हो रहा है कि ये हो सकता है, तो दैट इज़ इंट्यूटिव। वेर एज नॉलेज क्या है? फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड, मतलब ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम उसको, क्योंकि ये सिर्फ एंड प्रोडक्ट है। मैंने अगर कोई एक लेसन है मैंने बनाया और मैंने बच्चों को समझा दिया, दैट इज़ नॉलेज। अब उनको जो वो उनका जो प्रोसेस होगा उसको समझने का, हर किसी ने उसको अलग अलग तरीके से समझा होगा, दैट इज़ नोइंग।
अब जो नोइंग है वो डीपली पर्सनल और इंटरनल है, वेयर एज जो हमारी नॉलेज है उसको हम बुक में इजीली स्टोर कर सकते हैं, क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं एंड स्टैंडर्डाइज। एग्जांपल है, अ स्टूडेंट नो हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन पब्लिक थ्रू practice and experience, whereas knowledge of public speaking techniques can be found in textbook. पब्लिक स्पीकिंग की टेक्निक्स टेक्स्ट बुक में मिल सकती है, सो दैट इज़ नॉलेज, बट उसको मैंने कैसे उसमें एक्सपर्टीज़ ली है वो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे पता लगेगा, राइट। सो दैट इज़ नोइंग और नॉलेज में डिफरेंस। सो अब जो है हमारे पास वह डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग। सो इसमें पहला आ जाता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारा, कि हम कैसे अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़, ओपिनियन, या हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको कैसे एक्सचेंज करते हैं। सो लैंग्वेज हेल्प इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस, शेयर एंड इंटरप्रेट मीनिंग। Okay, it allows us to communicate what we know and learn from others. Through language, abstract ideas are made understandable. So language से हम जो हम जानते हैं या हमने जो सीखा वो हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लैंग्वेज एज एक मीडियम यहाँ पर काम करता है, ठीक है। और लैंग्वेज से हम एक दूसरे को अपनी जो बातें हैं वो ईज़िली समझा सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है, टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ democracy through storytelling, allowing student to connect emotionally and intellectually. तो सो लैंग्वेज से समझना चीज़ों को आसान हो जाता है। अब आ जाते हैं हम सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन में जो भी हमारे सेंसेस है, 5 सेंसेस वो आ जाते हैं, जैसे कि साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। जो हमारे सेंसेस है वो हमें हेल्प करते हैं टू ऑब्ज़र्व या एक्सपीरियंस करना जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग है, और एक ये बेस फॉर्म करते हैं अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। अब एग्जांपल है, एक बच्चे को प्लांट का टेक्सचर कैसे पता लग रहा है? बाय टचिंग लीव्स, ठीक है, फ्लावर्स को स्मेल करके। तो ये जो हमारे सेंस परसेप्शन यानी सेंसेस ने क्या नॉलेज सेंसेस के थ्रू जो हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड, इमोशन। इमोशंस इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सपीरियंसेस। इमोशनल कनेक्शंस कैन इन्हांस और हिंडर लर्निंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये जो इमोशंस है वो इन्फ्लुएंस करेगा कि हम चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं या फिर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे एक्सपीरियंस पे, और ये सब का अलग अलग ही होगा, राइट। सो इमोशनल कनेक्शंस जो है वो हमारी लर्निंग को ईजी बना सकते हैं। कभी कभी ये एक एज अ बैरियर भी आ सकता है हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसके, ठीक है। अब अ चाइल्ड मे रिमेंबर अ मैथ लेसन बेटर इफ इट वाज प्रेजेंटेड विद ह्यूमर एंड एनकरेजमेंट रैदर देन फियर और स्ट्रेस। अब एक बच्चे को मैथ प्रॉब्लम्स इजीली समझ में आ सकती है अगर उसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए, रैदर देन कि जस्ट मैथ्स के नाम से मोस्टली लोगों को डर लगता है, क्योंकि यूजुअली क्या हमने देखा है अभी तक, मैथ्स टीचर्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। सो 3 अभी तक हमने किए हैं, लैंग्वेज, सेंस परसेप्शन एंड थर्ड इज़ इमोशन। सो अब जो फोर्थ है दैट इज़ रीज़न एंड फिफ्थ इज़ इमेजिनेशन। चलिए, सो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग में लॉजिकल थिंकिंग और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है ताकि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। इट इज़ यूज टू मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडिया एंड सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, कि हमें जो भी कॉम्प्लेक्स आइडिया है हम उसको स्टेप बाय स्टेप और एक इजी वे में चीज़ें समझते हैं। अब imagination enables the creation of ideas beyond immediate reality. It plays a key role in creativity and innovation, especially in subjects like arts, literature and science. So जो imagination है, अब उससे क्या होता है कि जो नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होते, मतलब रियलिटी से बहुत दूर जो होते हैं, जो हमारी करंट की रियलिटी है उससे बहुत बियॉन्ड होते हैं। सो इट प्लेज अ की रोल। इमेजिनेशन का बहुत वाइटल रोल होता है इन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है।
एग्जाम्पल है इसका कि स्टूडेंट्स इमेजिन हाउ लाइफ वुड बी ऑन अनदर प्लानट वाइल राइटिंग अ साइंस फिक्शन स्टोरी। सो वो इमेजिनेशन यूज़ की कि उसने कि अनदर प्लानट पे लाइफ कैसी होगी। नेक्स्ट है हमारा फेथ। अब फेथ रेफर्स टू बिलीविंग इन समथिंग इवन विदाउट डायरेक्ट एविडेंस, कि हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस की ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी चीज़ में बिलीव करने में। इट मे बी शेप्ड बाय कल्चर, रिलीजन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड प्ले अ स्ट्रॉन्ग रोल इन वैल्यूज़ एंड वर्ल्ड व्यू। सो जो फेथ है हमारा वो बहुत एक्सटेंट तक हमारा इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय कल्चरल, रिलीजन या जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि अ स्टूडेंट बिलीव्स इन डूइंग गुड कर्मा एज टॉट बाय द रिलीजन इवन इफ दे डोंट सी इमीडिएट रिजल्ट्स। कि एक बच्चे का ये विश्वास करना गुड कर्मा में कि जैसा करोगे आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, जबकि हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखते हैं तब भी हमें हमारा उसमें विश्वास होना। सो क्योंकि ये हमारा रिलीजन सिखा रहा है तो हमारा इसमें फेथ है। ठीक है। इंट्यूशन। अब इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन हमारी एबिलिटी होती है चीज़ों, किसी भी चीज़ को समझने में जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो यहाँ पर, या कोई कॉन्शियस रीजनिंग है हमारी वो यहाँ पर काम नहीं करती है। ये सिर्फ इंट्यूशन होता है, हमें विजुअल्स आते हैं या हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट आती है कि दिस माइट हैपन और दिस माइट नॉट हैपन और दिस कैन बी द रीज़न, या हमें पता लग जाता है चीज़ों का बिना किसी की बोले। सो दैट इज़ इंट्यूशन। एग्जाम्पल है, टीचर सेंसेस दैट अ क्वाइट स्टूडेंट इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी इवन बिफोर द स्टूडेंट स्पीक्स अप। यानी कि टीचर को पता लग गया कि बच्चा चुपचाप बैठा है। फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसको टॉपिक नहीं आया समझ में। ठीक है। अब है मेमोरी। सो हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी इज़ असेंशियल फॉर स्टोरिंग एंड रिकॉलिंग पास्ट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। मेमोरी हमारी ज़रूरी होती है कि हमारे जितने भी पास्ट लर्निंग है उसको हम रिकॉल कर पाएँ, ताकि जो ये हमारी कंटिन्यूटी है एजुकेशन में वो बनी रहे और जो हमारा एवरीडे जो हमारी फंक्शन है वो भी कंटिन्यूटी में रहे। जैसे कि हिस्टोरिकल डेट और साइंटिफिक फार्मूलाज का याद है ना ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, ये हमारा स्ट्रॉन्ग मेमोरी रिकॉल है। अब है पैटर्न्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। फर्स्ट आता है एम्पेरिक नोइंग। एम्पेरिक नोइंग मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। So empiric knowing is based on observation, scientific methods and measurable evidence, कि हमने क्या देखा, हमारे सामने क्या है, ऑब्जर्व करा साइंटिफिक मेथड्स के हमने थ्रू देखा या किसी भी एविडेंस को हमने देखा। तो दैट इज़ एम्पेरिक नोइंग। ये फाउंडेशन फॉर्म करता है साइंस ऑफ मेडिसिन या मैथ्स जो भी, जिसमें हम एविडेंस बेस्ड चीज़ों पे मानते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने समझा कि मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा कॉजेज अ रिएक्शन थ्रू अ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। ठीक है। आ जाता है एथिकल नोइंग। एथिकल नोइंग, एथिक्स, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं हम। सो एथिकल नोइंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग मोरल वैल्यूज़ राइट एंड रॉन्ग एंड मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन एथिक्स। इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट इन सोशल इंट्रैक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। कि एथिकल नोइंग में आ जाते हैं हमारी मोरल वैल्यूज़, क्या सही है क्या गलत है, उसकी बेसिस पे हम मतलब एथिक्स के बेसिस पे हमने जजमेंट बनाना, दैट इज़ एथिकल नोइंग। और ये डिसीजन मेकिंग में और सोशल इंट्रैक्शन में ज़रूरी है। जैसे कि एक बच्चे ने चीटिंग करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि गलत है, चाहे कोई देख भी ना रहा हो। सो दैट इज़ एथिक्स, कि हमें पता है कि ये गलत है या सही है। ठीक है। अब आता थर्ड है पर्सनल नोइंग। सो पर्सनल नोइंग जो हम देखते हैं वो हमारी सेल्फ अवेयरनेस या से आती है, या हमारी जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ उससे आती है। सो इट हेल्प्स वन अंडरस्टैंड इमोशन, वैल्यूज़ एंड पर्सनल स्ट्रेंथ। पर्सनल नोइंग हमें हेल्प करती है हमारे इमोशंस को समझने में, वैल्यूज़ में, और हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है उसमें। जैसे कि अ टीचर अंडरस्टैंड अ शाय स्टूडेंट्स नीड। एक कोई शाय बच्चा इंट्रोवर्ट है, उसको टीचर कैसे समझेगा कि उसकी क्या नीड है, कि उसका जो बिहेवियर है ओवर द टाइम ऑब्जर्व किया
उनका जो रिलेशनशिप था उसमें ट्रस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ओके ठीक है, ये इसकी नीड्स है बच्चे की। सो पर्सनल नोइंग क्या आती है? पर्सनल नोइंग रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा है और जो सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, दैट इज़ पर्सनल नोइंग। सो जो हमारा फोर्थ दैट इज़ एस्थेटिक नोइंग। एस्थेटिक काफ़ी ट्रेंडी वर्ड है। एस्थेटिक जर्नल अगर सेंस में हम देखें तो ब्यूटीफाई करना, किसी भी चीज़ में नेक्स्ट लेवल पे जाना in terms of beauty, that is aesthetic knowing. So aesthetic knowing relates to the appreciation of beauty, harmony and artistic expression. It involves sensitivity to form, style and emotional impact. So aesthetic knowing में क्या होता है? ब्यूटी का अप्रिसिएशन, हारमनी या जो भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो, इसमें सेंसिटिविटी इंक्लूड होती है। And a student interprets a poem deeper meaning by connecting with its rhythm and imagery. So जो एक बच्चा है उस वो पोएम का जो डीपर मीनिंग है वो कैसे समझेगा कि उसके रिदम या उसकी जो इमेजिनेशन है अकॉर्डिंग उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है उसके अकॉर्डिंग। सो दैट इज़ एस्थेटिक नोइंग। सो अब जो ये हमारा रिलेटिव रोल ऑफ द नोअर एंड नोन इन द नॉलेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, bye bye.